राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी उम्र 40 साल थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र 64 साल थी। तो इस देश के नेताओं को भी 65 साल की उम्र रिटायर होना चाहिए। अखिलेश यादव किस उम्र में पार्टी के अध्यक्ष बने? तेजस्वी यादव के हाथ पे कमान किस उम्र में आई? राहुल गांधी के हाथ पे कमान कब आई? मैं बहुत देर से अपनी हंसी रोक रहा था, लेकिन आखिरकार में रोक नहीं पा रहा हूं। अब आप विश्लेषक हैं, आप एंकर नहीं है, इसलिए मैं सीधा करियो, थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी अपने कंटेम्परेरी से कभी उन्होंने खौफ नहीं कहा, इसलिए उसमें अंबेडकर भी थे। उसमें एक मिनट मैंने कंपैरिजन करते हैं तो फिर तरबूज का और सेब का कंपैरिजन मत कीजिए। तरबूज का कंपैरिजन तरबूज से कीजिए। अभी बाबा साहब अंबेडकर को लेके गलत बात कही गई। ये सब जो मक्कारी है, ये मेरे साथ प्लीज मत कीजिए। रास्ता उम्र में छोटी है, इसलिए मैं माफ करता हूं इनको। अभी कोई बीजेपी का दूसरा प्रवक्ता होता तब इसको जवाब मिल जाए। मैंने एक आपको मकार बोलूं तो आपको दिक्कत हो जाती है। क्यों आशुतोष? तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है लेखिका सुभ्राष्ट्रा और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। कोई तो वजह होगी ना आशुतोष कि 45 साल का अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने। कुछ तो रणनीति होगी ना, कोई मैसेजिंग होगी। अब रणनीति यह है कि किसी एक नेता के लिए आगे के सारे रास्ते खोले जा रहे, साफ किए जा रहे हैं कि जब उनका वक्त आए तो कोई आदमी खड़े होकर उनका विरोध न कर सके। सीधी सी बात है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो समझदार हो जानते हैं अच्छी तरीके से मैं क्या कह रहा हूं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आज देश को 50 साल के नेता की जरूरत है या जरूरत नहीं है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे उनकी उम्र थी 58 साल। जब इंदिरा गांधी बनी थी उनकी उम्र थी 49 साल, और वो चुनाव लड़के बनी थी, उनको जवाहरलाल नेहरू ने नॉमिनेट नहीं किया था। अच्छा, उन्होंने मोरारजी देसाई से पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बाकायदा कंटेस्ट हुआ था और मोरारजी देसाई चुनाव हारे थे, भारी बहुमत से हारे। इंदिरा गांधी जीती थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी उम्र 40 साल थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र 64 साल थी। सवाल यह है कि आज दुनिया के नक्शे में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े देशों के अंदर भी कम उम्र के लोग प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो लोग चला रहे हैं, जो ट्रिलियन डॉलर की जिनका वैल्यूएशन है, उनमें कोई सीईओ 50 साल का है, कोई सीईओ 55 साल का है। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर 65 साल की उम्र रिटायर करता है तो इस देश के नेताओं को भी 65 साल की उम्र रिटायर होना चाहिए। मेरी तो ये राय है। मजाक है क्या? लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। अखिलेश यादव किस उम्र में पार्टी के अध्यक्ष बने? तेजस्वी यादव के हाथ पे कमान किस उम्र में आई? राहुल गांधी के हाथ पे कमान कब आई? पार्टी के अध्यक्ष किस उम्र में बने थे? क्या था भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बदल लिया था? तो गेम बजाना पड़ेगा। ओके, शुभ्रस्ता बोलिए। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का एग्जाम्पल दिया गया। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के आने के बाद उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ है, यह भी एक बार इसकी भी मीमांसा फिर हो जानी चाहिए। क्वालिटी ऑफ यंग लीडरशिप पर भी बात होनी चाहिए, फिर डायनेस्टी पे भी बात होनी चाहिए। देखिए मानक जी, इसमें अभी शायद लोगों को बुरा लग सकता है पैनल में। आज जिन नेता का नाम नहीं लिया है आशुतोष जी ने, मैं नाम लेकर कहूंगी और तब उनकी बात का मैं खंडन करूंगी। इनका कहना है कि भाई आगे का रास्ता साफ हो इसलिए उनको बनाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी नेता अगर राजनीति करता है तो क्या वो राजनीति इसलिए करता है कि वो पीछे रह जाए और उसके नेतृत्व की जगह कोई और व्यक्ति नेतृत्व करे? क्यों? मतलब अगर चुपचाप स्वार्थ की राजनीति की जाए तो सही है सब कुछ, लेकिन अगर सामने से आकर के कहा जाए कि हाँ मैं काबिल हूं, मैं जोड़ तोड़ करके, मैं चाणक्य के पथ पर चल करके मैं आगे अपने नेतृत्व को एस्टैब्लिश कर सकता हूं, इस दृष्टिकोण से अगर 4-5 कड़े नियम, अगर कड़े कदम ले लिए गए या 4-5 मौलिक दिखने वाले कदम ले लिए गए तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब पॉलिटिक्स है ये, मतलब ये पॉलिटिक्स है। दूसरा सवाल जो उठाया गया कि भाई हम ऐसे कैसे बोल दें, ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें। पहली बार अगर आपने 5 समय के विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा है तो यह आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाती है। आप कितने भी ज्यादा आपने मीडिया में काम किया हो, कितनी भी ज्यादा आपने राजनीति की हो, दलित प्रेसिडेंट बनाने की बात की जा रही है। नई राजनीति करने वाली पार्टी को ज्वाइन किया था ना आशुतोष जी ने। आज मैं आशुतोष जी से एकदम सीधा सवाल पूछती हूं, जब आप मीडिया में थे तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने दलित एंकर्स को ग्रूम किया और कितने दलित एंकर्स को यह कहते हुए क्या कि अब जब आप जाओ तो आप आइडेंटिटी की बात करना न्यूज रूम में? समझ गया मैं। और जब आप नई राजनीति करने के लिए नई तरीके की पॉलिटिकल पार्टी में गए, वहां कितने दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाया आपने?
आपकी आइडेंटिटी क्या है, मुझे उस पर बात नहीं करनी है। क्योंकि आपने दलित नेतृत्व की बात की तो मैं उस पर करूंगी। तीसरी चीज मानक जी, ये बार बार नेतृत्व को हम इतने छोटे दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। नेतृत्व का मतलब केवल विधायक होना, केवल सांसद होना, केवल राजनीति के गलियारों से उभरना केवल नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व चाणक्य ने भी किया था, नेतृत्व शायद आशुतोष जी ने भी किया। उन्हीं से प्रभावित होकर आज कितने लोग एमपी बन गए, विपक्ष में देखिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस पूरे डिबेट को मैं बहुत थोड़ा देर broader format पे से देखिए। शुभ रास्ता मैं बहुत देर से अपनी हंसी रोक रहा था, लेकिन आखिरकार मैं रोक नहीं पा रहा हूं। यहाँ पे स्टूडियो में भी लोग सब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ आशुतोष बोलिए, पहले यहीं से बोलिए भाई आशुतोष, जब आप टीवी के चैनल के एडिटर थे, कितने दलित एंकर्स को आपने एंकर बनाया, बताइए। नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आज की डिबेट आशुतोष पे हो जाएगी। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग अगर मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। हाँ। और ये शायद मेरी लोकप्रियता का भी एक नतीजा है। एक सेकंड आशुतोष जी, नहीं आगे बढ़िए, उससे पहले 10 सेकंड का राइडर सुन लीजिए। ये जो तीखा कटाक्ष आप करते हैं भारतीय जनता पार्टी समर्थक, अब आप विश्लेषक हैं, आप एंकर नहीं है, इसलिए मैं सीधा करियो, थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए। गजब बेइज्जती है। नहीं, अच्छा लगता है जब देखिए ये नई पीढ़ी का तेवर है। हाँ ये नई पीढ़ी का तेवर है और नई पीढ़ी इर्रेवरेंट होती है। हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं। और यही इर्रेवरेंस मैं चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में हो। मैं सुभ्रास्ता की इस बात को सम्मान करता हूं कि उन्होंने बिना नाम लिए हुए जो बात मैं कह रहा था उस पर मुहर लगा दी कि एक आदमी है जो पार्टी के अंदर हर पद पर अपनी कठपुतलियों को बैठा रहा है, ताकि जब उनका वक्त आए तो सारी कठपुतलियां सिर्फ उनके आंखों के सामने खड़ी होकर हां में हां मिलाएं और उनका रास्ता प्रशस्त हो जाए। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये राजनीति है। लेकिन जब राजनीति पार्टी के कीमत पर की जाती है, विचारधारा की कीमत पर की जाती है, तब पार्टियों का वही हश्र होता है जो कांग्रेस पार्टी का हुआ, क्योंकि यही गलती इंदिरा गांधी ने की। ठीक है आशुतोष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस में भी ऐसा ही होता था। क्या आज नहीं हो रहा है आशुतोष कांग्रेस में ऐसा? क्या हर लोग, सारे के सारे लोग अपने अपने ऐसे लोगों को पार्टी में ऐसे पदों पर नहीं बैठाते हैं जो उनके लिए थ्रेट ना बने, उनके लिए खतरा ना बन पाए? और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पूरे देश में सारी पार्टियां उठा लीजिए, बताइए किस बड़े नेता ने ऐसे किसी नेता को बढ़ाया जो उसके लिए थ्रेट बने? मेरे सामने दो उदाहरण है। अगर आप चूंकि इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी अपने कंटेम्परेरीज से कभी उन्होंने खौफ नहीं कहा, इसलिए उसमें अंबेडकर भी थे। उसमें एक मिनट, मैंने बीच में नहीं टोका। भारतीय जनता पार्टी के 5 जनरल सेक्रेटरीज का नाम नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कोई है ही नहीं, सिर्फ एक आदमी की चलती है। तो जब इतना बड़ा नेता जब नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो वक्त आएगा उसकी भी चर्चा करूंगा। आज चूंकि बीजेपी भी चर्चा हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे। जब उन्होंने बंबई से चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने किस नेता को खड़ा किया और उसके पीछे पूरी ताकत झोंकने वाले नेता कौन थे? अंबेडकर से तो बड़ा दलित विमर्शक और दलित लीडर तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो अगर इतना ज्यादा साहचर्य था वैचारिक असहमति से, तो फलने फूलने देते अंबेडकर को। सोची समझी रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी, जिनके तहत जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने परिवार, अपनी परवरिश, उसके हिसाब देश को ले जाना था। ये दबी जुबान में कटाक्ष करना बड़ा आसान है। 8 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट की जब चुनाव हुए, वो चुनाव जीते गए, और ये वो शख्स है जो अपनी भरी बीमारी, उस समय बहुत बीमार रहा करते थे, आज तो उनकी हेल्थ काफी सही है, भरी बीमारी में वो व्यक्ति घंटों महीनों उस जगह पर कैंप करके काम कर रहा था। कौन सा कांग्रेस नेता काम कर रहे हैं आपके? ओके, अब स्टूडियो में ला रहा हूं डिबेट परिवार के कितने लोग गए वहां पर? पंकज शर्मा और विजय त्रिवेदी कंपैरिजन करते हैं तो फिर तरबूज का और सेब का कंपैरिजन मत कीजिए। ओके, तरबूज का कंपैरिजन तरबूज से कीजिए। अभी बाबा साहब अंबेडकर को लेके गलत बात कही गई। बाबा साहब अंबेडकर जब चुनाव हारे तो उन्होंने, अशोक गोपाल ने अपनी किताब में लिखा है, 18 जनवरी 1952 को एक चिट्ठी बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको हराने में S.A. डांगे और सावरकर की भूमिका थी। और जिस बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी जाती थी हिंदू कोड बिल के समय में, पुतले जलाए जाते, तो कौन लोग जलाते थे सब जानते हैं। शुभ्रस्ता आपकी बारी, बोलिए शुभ्रस्ता, बोलिए। हाँ बोलिए। काउंटर तो मैं करूंगी। आपने लगातार स्टेटमेंट ट्विस्ट किया है मेरा, चाहे वो अमित शाह जी के बारे में हो, चाहे अभी वाली बात हो।
मैंने कौन सी अमित शाह गलत का बात नाम थी, नहीं ये नहीं लिया, पता, सुब्रत गलत साहब। फैलाया गया, क्या मैंने फैलाया अमित शाह गया? का नाम नहीं क्या लिया, 1992 आपने लिया, मैंने नहीं लिया। क्या 1992 मैंने नहीं लिया अमित शाह का नाम, माफ करिएगा। क्या 1992 में अंबेडकर जी ने बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा? अगर लड़ा और नेहरू जी बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे और दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो नारायण साधोबा काजलोलकर को क्यों खड़ा किया उनके खिलाफ? पूरी मशीनरी क्यों लगा दी? क्यों अंबेडकर जी चुनाव हार गए? इस बात में कौन सा प्रोपेगेंडा है जो आपने बोल दिया? आशुतोष जी देखिए, ये आपने ना चूंकि मीडिया में काम किया और ओल्ड मीडिया में काम किया, नैरेटिव बाजी मेरे साथ मत खेलिए, साले का खोपड़ी तोड़। मत खेलिए। मैंने एक बार नहीं कहा है कि नितिन नवीन जी एक रबर स्टैंप लीडर बनेंगे और उनको रबर स्टैंप लीडर के रूप में अमित शाह जी ने आगे किया। इसलिए ये सब जो मक्कारी है, ये मेरे साथ प्लीज मत कीजिए। ये बौद्धिक मक्कारियां हैं। नहीं, ये बौद्धिक मक्कारियां हैं। Choose your words carefully. आपको मालूम है कि मैं मक्कार नहीं, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसा नहीं होता है भाई साहब। नहीं, भारतीय जनता बस शब्द की बात हो रही है, मक्कार नहीं। हाँ बोलिए आशु, बोलिए। बौद्धिक मक्कारी कहा मैंने, फिर से सुब्रास्ता उम्र में छोटी है, इसलिए मैं माफ करता हूं इनको। हाँ। अभी कोई बीजेपी का दूसरा प्रवक्ता होता तब इसको जवाब मिल जाता। खैर छोड़िए इस बारे में। क्यों बौद्धिक जिस मक्कारी? बाबा साहब अम्बेडकर, नहीं सुब्रास्ता प्लीज, नहीं सुब्रास्ता प्लीज, प्रोपेगेंडा शब्द से मैं सहज हो जाऊं, है ना? मुझे आप प्रोपेगेंडिस्ट बोलिए और मैं सहज रहूं। मैं बौद्धिक रूप से आपको मक्कार बोलूं तो आपको दिक्कत हो जाती है। क्यों आशुतोष? लोकतंत्र है ना। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।